नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इस वीडियो के सहारे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हिंदी ग्रामर बेसिक से। हिंदी ग्रामर की शुरुआत सबसे पहले आवाज से होती है। आखिर ये आवाज क्या चीज होती है, इसको जानते हैं हम लोग। आखिर क्या है आवाज? बोले तो ध्वनि। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, हर एक जीव जंतु के पास अपनी अपनी आवाजें हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, हर किसी के पास अपनी आवाजें हैं। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि आखिर आवाज ध्वनि क्या चीज है? तो देखिए, एक बात कह सकते हैं कि जो आवाज जो है, जैसे हम सबको अनेकों शक्तियां प्राप्त है। जैसे सुनने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, क्षमता है कि जो हम कुछ नया कर सकते हैं, मतलब कल्पना शक्ति है, कुछ लिख सकते हैं। उसी सब शक्तियों में से एक शक्ति हमारे पास है जो वाक शक्ति है। लेकिन इसके मूल में यदि जाए तो हमारे पास ये आया कहाँ से? ये जो इतनी सारी शक्तियां हैं, ये कहाँ से आई? तो इसके बारे में यदि हम खोजते हैं तो पता चलता है कि जो कोई न कोई तो है जो हमारे पास इन शक्तियों को दिया है। कहे तो एक शब्द होता है ईश्वर या भगवान, जिसे हर कोई लगभग लगभग मानते हैं कि जो ये सृष्टि को जो बनाए हैं वो लगभग लगभग में ईश्वर हैं। तो इस सृष्टि को लगभग लगभग में हर कोई मानता है कि जो भगवान बना है। यहाँ तक कि कहते हैं कि जे अपना लोग का जो शरीर है वो हमारे माता पिता से बने हैं, और लगभग लगभग में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारे अपने माता पिता से ही आते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में आनुवांशिक गुण कहते हैं। लेकिन एक बात और जो होती है जिसे प्रतिभा कहा जाता है, वो भी हमारे माता पिता से ही आते हैं। प्रतिभा यानी हमारे अंदर कुछ ऐसे अलग से गुण होते हैं जो किसी और के पास नहीं होते हैं, वही प्रतिभा होती है। तो फिर भी आवाज, यहाँ हमें बात करनी है आवाज। तो हमारे पास जितने भी शक्तियां प्राप्त है, उन शक्तियों में से एक है वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब हमारे पास बोलने की एक शक्ति है जो हर हमारे पास ही नहीं, लगभग लगभग में पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के पास अपनी अपनी आवाज है। तो आखिर इसे परिभाषित कैसे करें, आखिर कैसे परिभाषित किया जाए? तो इसे यदि हम जीव जंतु को मद्देनजर रख के यदि परिभाषित करते हैं तो हम कह सकते हैं, देखिए परिभाषा तो हम बताएंगे, लेकिन हो सकता है कि इसके अपवाद हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ये थोड़ा सा अपवाद स्वरूप हो जाए, और भी अनेकों परिभाषाएं हो सकते हैं। लेकिन हम एक सामान्य परिभाषा को लेकर आगे बढ़ेंगे कि जो देखिए आवाज जो है, इसे हम कहते हैं कि जो हर जीव को ईश्वर के द्वारा दी गई जो है एक अनमोल शक्ति कहिए या जो कहिए आप कह सकते हैं, ईश्वर के द्वारा दी गई, ईश्वर के द्वारा दी गई जीवों को एक अनमोल शक्ति है। ईश्वर के द्वारा दी गई जीवों को एक अनमोल शक्ति है जो लगभग लगभग में हर किसी जीव के पास अपनी अपनी आवाज मौजूद है। ये तो हुई जो एक सामान्य परिभाषा के तौर पर हम बताए हैं। ये थोड़ा सा कठिन परिभाषा हो जाता है, इसे परिभाषा के तौर पर तो हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन ध्वनि, जब कोई भी वस्तु कंपन करती है, मतलब एक दूसरे के साथ टकराती है या उसमें थोड़ा सा भी कंपन होता है, तो उससे जो भी चीजें हमें सुनाई देती हैं उसे कहते हैं ध्वनि, आवाज। लेकिन ये परिभाषा तो फिजिक्स की परिभाषा है। लेकिन मूल रूप में यदि जाए जीव जंतु को लेकर के, तो हमें यही पता लगता है कि जो हमारे पास जितने भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों में से ही एक ऐसी शक्ति आवाज है
जो हमारे पास अपना है और हर एक जीव जंतु के पास भी उनकी उनकी अपनी अपनी आवाज है। तो ये हुई आवाज, ठीक ना। तो ये आवाजें जो है हर एक जीव जंतु के पास है, ऐसा नहीं है कि केवल मानव के पास ही है, हर एक जीव जंतु के पास है। लेकिन हम जो है सुनते हर एक जीव जंतु की आवाजें हैं, लेकिन समझ सिर्फ अपनी ही जाति के दूसरे जीव के आवाज को समझ सकते हैं। जैसे कोई मानव है तो दूसरे मानव की आवाज को ही सुन सकता है, समझ सकता है। सुन तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। जैसे भैंस भी बोलता है, जैसे बकरी भी बोलती है, कुत्ता भी बोलता है, घोड़ा भी बोलता है, यहाँ तक कि रात को देखे होइएगा एक झिंगुर होता है, इतना जोर जोर से आवाज करता है। आवाज तो उसकी भी होती है, लेकिन हम उनकी आवाज को नहीं समझ सकते हैं। उनकी आवाज को उन्हीं के जाति के कोई दूसरा जीव समझ सकता है। लेकिन यहाँ पढ़ाई इन सब जीवों में से मानव एक सभ्य जीव के अंतर्गत आता है, जो अपनी आवाज को समझ पाता है। और लगभग में हर एक जीव एक दूसरे जीव की आवाज को समझता है, लेकिन वो आवाज उसके जाति की ही आवाज होनी चाहिए। जैसे एक पक्षी की आवाज को दूसरा पक्षी ही समझ सकता है और कोई उस आवाज को नहीं समझ सकता है। तो ये रही आवाज वाली बात। और यहाँ आवाज से ही आगे विकास होते हैं बोली की। आवाज से किसकी विकास होती है? बोली की विकास होती है, ठीक ना। आवाज देखिए, अब ये बोली क्या होता है। तो आवाज तो रही ये बात, और इसके आगे आवाज से विकसित होता है क्या चीज? बोली। इसे क्या कह सकते हैं? तो लगभग में आवाज को ही बोली भी बोल दिया जाता है, ठीक ना। बोली भी हर जीव की अपनी अपनी बोली होती है। और यदि हम मानव समाज को लेके चले तो एक छोटे से एरिया में बातचीत करने का जो माध्यम होता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे, वो हमारी बोली होती है। ये भी लगभग में हर एक जीव के पास होता है। और चूंकि उसमें से मानव एक सभ्य जीव के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए जो है उनकी बोली को बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है। और भी जितने जानवर हैं उनकी भी अपनी अपनी बोलियां हो सकती है। लेकिन ये चूंकि पढ़ाई तो हम अपने मानव जीवन के लिए कर रहे हैं और अधिकांश मानव जीवन को ही मद्देनजर लेकर के चलेंगे, इसलिए हम दूसरे जीव को छोड़ के अपने मानव जीवन के बारे में बात करेंगे। तो ये बोली जो होती है, जब हम अपने घर आंगन में बात करते हैं, जैसे मम्मी से बात करना हुआ या किसी और लोगों से बात करना हुआ, मतलब एकदम बोले कि गांव की जो भाषा होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यह एक, इसे अंग्रेजी में लोकल लैंग्वेज कहते हैं। लोकल लैंग्वेज मतलब क्या? इसका विस्तार बहुत ही छोटे से एरिया में होती है। लेकिन बोली थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे हम बोल तो सकते हैं, लेकिन लिखना उतना संभव नहीं होता है जितना कि हम आगे अभी भाषा पढ़ेंगे उसे लिखना संभव होता है। तो बोली भी हर एक जीव जंतु के पास होते हैं, लेकिन बोली को भी उतने अच्छे तरीका से लिखा नहीं जा सकता है। और यह बोली एक एरिया में ही जो है सिमट कर रह जाता है, मतलब कि यह एक छोटे से एरिया में एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका है। या कह सकते हैं कि बातचीत करने का तरीका मतलब ही होता है क्या, जो बोले तो संचार का आदान प्रदान। संचार का क्या है? यह माध्यम है। संचार क्या है? तो जब हम किसी अपनी बात को किसी और के पास रखते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास रखता है, तो यही संचार है। तो बोली जो है एक क्षेत्रीय इलाका में, मतलब बोले जैसे हम लोग बिहार के समस्तीपुर दरभंगा जिला में रहते हैं, तो ये समस्तीपुर दरभंगा जिला जो है बिहार के मिथिलांचल वाले एरिया में चले आते हैं। और यहाँ की जो बोली है वो मैथिली है। यहाँ तक कि फेट फट कर भी लोग बोलते हैं, जिससे कहते हैं न मैथिली बोलता है, न भोजपुरी बोलता है, न शुद्ध हिंदी बोलता है, न बोले तो अपना पटना एरिया के इलाका का जो है वो क्या कहते हैं, मगही बोलता है। मतलब सबको फेट फाट के बोल देता है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसे हम लोग किसी भी भाषा में ना बात करते हैं, न किसी बोली में बात करते हैं। इसे आम गांव घर की भाषा में
ठेठ भाषा कहा जाता है, ठीक ना। तो ये रही बोली। तो आवाज से विकास होती है किसकी, बोली की। और जब धीरे धीरे बोली जब अपना सभ्य रूप धारण करने लगता है, अपना एरिया बढ़ाने लगता है, तो वही क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है, ठीक ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो भाषा क्या चीज है। ये रही बोली। तो बोली को हम कैसे परिभाषित करेंगे। बोली भी जो है एक ऐसी, बोली के बारे में हम कह सकते हैं कि जो बोली जो है अपना जो है संचार का एक माध्यम है। हर एक जीव जंतु अपनी भावनाओं को दूसरे जीवों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। यही क्या चीज है, बोली है। तो लिख सकते हैं जो बोली क्या चीज है, तो जीव अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है, वो किसके माध्यम से, बोली के माध्यम से। और यह बोली भी लगभग में हर एक जीव जंतु के पास होते हैं, लेकिन उनमें से सभ्य तो मानव हो जाता है ना, इसलिए हम लोग अपने मानव के बात में ही बात करेंगे, ठीक ना। जब देखिए बोली और भाषा, इसके बाद आ जाता है भाषा। बोली और भाषा में बहुत थोड़ा सा ही अंतर हो जाता है, ठीक ना। जहां बोली जो है लोकल लैंग्वेज हो जाता है, मतलब इसका क्षेत्र बहुत कम होता है, तो वहीं पर भाषा जो है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे हम भारत जैसे देश के बारे में बात करें, तो यहाँ जैसे हम बोले भोजपुरी, तो यह एक छोटे से एरिया की भाषा हो जाती है, जिसे हम बोली कहते हैं, भाषा के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ठीक ना। लेकिन जो है भाषा, जब भाषा को परिभाषित करने का जब आता है, तो देखिए भाषा की भी परिभाषा अनेकों तरह से दिए जा सकते हैं। अलग अलग जगह पर इसकी भाषा परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, इसको हम भी मानते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ हमें हिंदी ग्रामर सीखना है, तो हम उसी को मद्देनजर लेके चलेंगे, ठीक ना। तब जब बोली सभ्य रूप धारण करने लगता है, मतलब बोली जो है किसी क्षेत्रीय इलाका में उपयोग होता है, जबकि हम भाषा का उपयोग करेंगे तो इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्षेत्र बड़ा हो जाता है। और भाषा जो है वह बोली का ही सभ्य रूप है। मतलब कहे तो भाषा ओरिजिनल मायने में कहे ना, तो भाषा ही जो है ना, जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे तक यदि पहुंचाने का जो काम करता है ना, वह रियल मायने में किसके द्वारा करता है, वह भाषा के द्वारा करता है, ठीक ना। लेकिन भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, इसका एरिया बड़ा हो जाता है। वैसे भावनाओं को तो बोली के माध्यम से भी जितनी अच्छी तरीका से हम पहुंचा सकते हैं, उतनी अच्छा तरीका से भाषा के द्वारा भी नहीं पहुंचा सकते हैं। एक एरिया के बाद बोली तो बदल जाती है, लेकिन भाषा बहुत कम बदलता है, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। जैसे हम भारत की बात करें, तो भारत में लगभग में अनेकों बोलियां जो है बोली जाती है, लेकिन भाषाएं, यहाँ पर भाषाएं बहुत कम बोली जाती है। और उन भाषाओं में मुख्य तौर पर दो भाषाएं जो है भारत में लगभग संपूर्ण भारत में बोली जाती है। उसमें से पहला नंबर पर हमारे देश की जो है राष्ट्रभाषा आ जाता है, जिसे हिंदी कहते हैं। हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनाया गया है। और यदि किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आता है, तो वो अपने बातों को अंग्रेजी में रख सकता है। तो हिंदी और अंग्रेजी, इसको एक हम बड़े स्तर की भाषा के तौर पर रख सकते हैं। वैसे तो इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, पूरी दुनिया में हम इंग्लिश के द्वारा कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, किसी भी देश में जाके। लेकिन भाषा, हिंदी भाषा को तो हम अपने भारत देश में पूरा क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये रही भाषा। भाषा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को, बोली की तरह इसकी भी परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, जो भाषा जो है, भाषा एक ऐसा माध्यम है, कह सकते हैं माध्यम, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए, या दूसरी व्यक्तियों की भावनाओं को अपने तक पहुंचाने के लिए जिस भी माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, वही क्या हो जाती है, भाषा हो जाती है। और भाषा जो है सभ्य होती है। भाषा क्या होती है, सभ्य होती है। इसका क्षेत्र बड़ा होता है।
जबकि बोली सभ्य बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि बोली सभ्य नहीं होती है, बोली भी सभ्य होती है, लेकिन जब हम सबको मिला के खिचड़ी बना दे तब फिर वो खराब हो जाते हैं। जैसे हम लोगों के समस्तीपुर और दरभंगा जिला वाले जितने भी लोग हैं, उसकी ठेठ भाषा, न भोजपुरी है न हिंदी है, न मैथिली बोलता है न कुछ बोलेगा। गांव में कहेगा कि चलो ने हो घूमे ला, ये कोनो भाषा नहीं है, ना ही बोली है। तो ये हो जाता है, बोली जो है थोड़ा सा उसका एरिया छोट होता है। बोली हर एक जीव के पास होती है, लेकिन भाषा हर एक जीव के पास नहीं होती है। भाषा जो है यह सभ्य रूप है। भाषा बोले तो हमारे जैसे या आपके जैसे जितने भी मानव समुदाय है, उनकी अपनी भाषाएं होती है, और जिसको हम लिख सकते हैं वो क्या हो जाती है, भाषा हो जाती है। यहाँ तक हमने आवाज की बात की, बोली की बात की और भाषा की बात की। ध्यान रहे, यह सब केवल हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज है। आवाज बोले तो ध्वनि भी हमारे मुंह से निकलता है, सुनाई देता है। बोली भी हमारे मुंह से निकलते हैं और सुनाई देते हैं। भाषा भी हमारे मुंह से निकलते हैं और केवल सुनाई देते हैं। ये सब दिखता नहीं है, केवल हम इसे अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन दिख नहीं सकता है, ठीक ना। तो इसे जब आखिर हम लोग बोलते हैं, ये तो हुई भाषा या आवाज कहिए या बोली, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा सब में क्या है, अंतर है, ये होगा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब हम बोलते तो हैं, आखिर कभी कभी ऐसी ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती है जो बहुत ही अच्छी होती है, या ऐसी बातें होती है जो आज तक कभी कोई बोला ही नहीं। तो उस बात को हम रखे कैसे, क्या इसे याद रखा जा सकता है? पहले के जमाने में होते थे कि जो शिक्षक पढ़ाते थे और बच्चे उसको सुनते थे, और जितना याद रह सके वही होता था। तो इससे एक समस्या उत्पन्न हो गई कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान जो है वो घटता चला जाता। मतलब गुरु को जितनी बातें पता है उतनी बातें बच्चों में नहीं आ पाएंगे। तो समस्या ये हो जाती थी कि जो शिक्षक पढ़ाते थे और बच्चे केवल सुनते थे। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी होती यह कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो घटता चला जाता। तो इसके लिए आवश्यकता पड़ी जो इसे किसी तरह से स्टोर करके रखा जाए, आखिर संग्रह करके रखा जाए, ताकि वह ज्ञान, नॉलेज जो है घटे नहीं कभी, वह बढ़ता ही चले, ठीक ना। तो इसके लिए जरूरत पड़ा हमें जो भाषा है उसको किसी तरह से लिखा जाए। तो भाषा को जो लिखने की एक पद्धति का विकास किया गया, उसी पद्धति कहें या भाषा को लिखने के लिए कुछ ऐसे चिन्ह बनाए गए जिनको सजाकर हम उसी भाषाओं, हमारे अंतर मन से निकलने वाली जो आवाज है, ध्वनि है, भाषा है, उसको लिखें। तो कुछ चिन्ह, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, उस चिन्ह को ही कहा गया कि जो यह लिपि है, ठीक ना। तो इसके बाद आ जाते हैं लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह का आविष्कार किया गया या जिस भी चिन्ह की कल्पना की गई, वही क्या चीज कहलाता है, लिपि। वास्तव में लिपि कुछ है नहीं, लिपि एक प्रकार के क्या है, चिन्ह है, या बोल सकते हैं लिपि जो है क्या है, संकेत है। और इसे एक कल्पना के द्वारा बनाया गया, आविष्कार किया गया। जैसे हम अ ऐसे लिखते हैं, आखिर अ ऐसे ही क्यों होता है? यह अ ऐसे होता नहीं, कोई ना कोई तो होगा जो इस अ को इस तरह से डिजाइन किया और हम लोगों के दिमाग में इसे बैठाया गया। हम कैसे जाने कि यही अ है? हमें यदि सिखाया जाता क्या जो यह जो है अ है,
तो आज हम इसे और न कहकर किसे और कहते, इसको कहते, ठीक ना। लेकिन हमें तो बचपन में पेना मार मार के तो ये सिखाया गया, नहीं सीखते थे तो मार मार के तो ये सिखा दिया गया। कौन सिखाया, किसने बनाया इसको? तो यह जो है एक पद्धति का विकास किया गया ताकि हर कोई समझे कि जो यह क्या है, और है ए, ऐसे ही ए होता है। ये क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, एक प्रकार के चिन्ह है या संकेत है। इसको ऐसे करके खींच दिए तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ कहीं या इस प्रकार का चिन्ह कहीं दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि जो यह क्या है, ए लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में यह कुछ है नहीं, यह जो है पढ़ने का एक तरीका है, ठीक ना। यह एक प्रकार के चिन्ह है, ठीक, जिसे हम लोगों के दिमाग में बैठाया गया है। और हो भी क्यों ना, किसी चीज को सीखने के लिए यदि जबरदस्ती बैठाया गया हो तो वो सही बात है। तो यही क्या चीज है, लिपि है। तो लिपि कुछ अधिक नहीं है, चिन्ह है, संकेत है, जिसके अंतर्गत हम अपनी अंतर्मन की आवाज यानी भाषा को लिखते हैं और इसके लिए कुछ कुछ संकेत बनाए गए हैं, ठीक ना। तो भाषा को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह का आविष्कार किया गया या जिस भी संकेत को बनाए गए हैं वही क्या चीज है, लिपि है, ठीक ना। तो यहाँ लिपि जो है, अब आप लोगों को लगभग एक सीक्वेंस पता चल गया होगा। सबसे पहले आवाज होती है जिसे हम ध्वनि कहेंगे, फिर ध्वनि से विकसित हुआ किस चीज का, बोली का, और बोली जब सभ्य रूप धारण कर लिए तो क्या हो गया, भाषा। और भाषा को जो लिखने का जो भी तरीका है या जो भी चिन्ह है या जो भी संकेत है वही क्या चीज है, लिपि है। यह अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां हो सकती है। जैसे हिंदी एक देवनागरी लिपि होती है जिसके अंतर्गत हिंदी को लिखा जाता है। कौन सी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी को लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है। तो देवनागरी क्या चीज है, एक लिपि है। क्या है, देवनागरी जो है एक क्या है, लिपि है। इसके अंतर्गत जो है कुछ, इसके अंतर्गत जो है किस भाषा को लिखा जाता है, हिंदी, बोले तो संस्कृत, मैथिली, इन सब भाषाओं को इसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया, मैथिली हो गया। इसमें से जो है हम हिंदी और संस्कृत को भाषा के तौर पर मानते हैं, जबकि मैथिली चूंकि यह एक क्षेत्रीय है तो भाषा ही, वह बोली के अंतर्गत आ जाता है। तो देवनागरी लिपि में किस किस भाषा को लिखा जाता है, हिंदी, संस्कृत और मैथिली को। और यहाँ तक जो है अभी तक जितने भी लिपि पूरे विश्व में हुए हैं उन सब लिपियों में से सबसे सभ्य हो या सबसे वैज्ञानिक वह देवनागरी लिपि को माना जाता है। और लगभग यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, क्या जो सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन है यानी सबसे व्यवहारिक लिपि कौन है, तो किसको माना गया है, देवनागरी लिपि को, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत जो है कुल 52 अक्षर, मतलब वही बोले कि जो 52 अक्षर न कहेंगे, 52 चिन्ह बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम भाषाओं को लिखते हैं, हिंदी भाषा को लिखते हैं, ठीक ना। ये 52 चिन्ह इसके मूल चिन्ह है। इसके अलावा भी और अनेक चिन्ह हो सकते हैं। इस चिन्ह को ही हम क्या कहेंगे, अक्षर कह देते हैं। क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। और व्याकरण की भाषा में इसे ही हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक ना। तो हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और लगभग हमें यहाँ तक पता है कि जो आप लोगों को लिपि तो समझ आ चुका होगा। लिपि कोई खास चीज नहीं है, कुछ चिन्ह है या बताए तो कुछ संकेत हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी भावना यानी भाषाओं को लिखते हैं, ठीक ना। तो देवनागरी लिपि हो गई। उसके बाद आते हैं जिसे कहते हैं गुरुमुखी लिपि। इस गुरुमुखी लिपि में जो है हमारे पंजाब की जो भाषा पंजाबी है उसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं रोमन लिपि।
रोमन लिपि हुए। रोमन में जितने भी हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, जैसे ABCD लिखते हैं, वो किस भाषा में लिखी नहीं, किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी हुआ, गणित का हम 1 2 लिखते हैं, ये किस में है? ये लिखाते हैं रोमन लिपि में। जबकि हमारे हिंदी का जो 1 2 है, जैसे में ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे करके जो है 4 लिखते हैं, ऐसे करके 5 लिखते हैं, ये 6 हो गया। इसे जो है ये हिंदी के है, तो ये किस लिपि में लिखाएंगे? देवनागरी लिपि में। जबकि जो है गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी। और रोमन लिपि किस में? रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखे जाते हैं? अंग्रेजी से संबंधित जितने भी भाषाएं लगभग कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये हो रोमन लिपि में, ठीक ना। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? आवाज से। आवाज से बना है बोली, बोली से बना है भाषा, और भाषा को लिखने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है? लिपि है। तो यहीं से हम लोग चूंकि हिंदी ग्रामर को पढ़ेंगे, तो हिंदी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम किस लिपि के बारे में पढ़ेंगे? देवनागरी लिपि के बारे में। और यहीं से शुरुआत होती है किस चीज की? बोले तो वर्ण कहिए या फिर अक्षर कहिए, इसकी शुरुआत होती है। थोड़ा सा एक छोटी सी बात और समझते हैं। आवाज, बोली और भाषा और लिपि, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना। क्या क्या अंतर है जरा समझिएगा। आवाज, बोली और भाषा, इस 3 को केवल हम सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में किसी भी चित्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बोले तो हम किसी भी चेहरा की तरह उसे हम एक चेहरा की तरह, मूर्ति की तरह नहीं सोच सकते हैं। जबकि लिपि को हम देख सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, जो यह चिन्ह इस तरीका का होता है। मतलब वो हमारे दिमाग में, जैसे हम अ बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाता है कि जो अ होगा तो ऐसे कहीं लिखा होगा तो वह क्या होगा? अ। लेकिन बोले भाषा में अ क्या हुआ? कुछ नहीं समझे, तो ये हुआ। तो इसे लिपि को हम देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं, उसका पिक्चर हमारे दिमाग में बनता है। तो लिपि का पिक्चर बनता है, जबकि भाषा की कोई पिक्चर या उसका जो है रूप नहीं बनता है, ठीक ना। तो लिपि को हम कहते हैं कि जो भाषा का मूर्त रूप क्या है? मूर्त मतलब बोले तो क्या कहेंगे? भाषा का मूर्त मतलब मूर्ति की तरह हम किसे सोच सकते हैं? तो भाषा का मूर्त रूप किसे कहेंगे? लिपि को। मूर्त रूप मतलब जो मूर्ति की तरह दिखाई दे, वो क्या होगा? लिपि। जबकि भाषा क्या हम देख सकते हैं? नहीं, वह क्या हो गया? अमूर्त रूप, उसका कोई हमारे दिमाग में पिक्चर नहीं होगा। तो भावनाओं का बोले, यहाँ भाषा है तो वहाँ भावना भी लिख सकते हैं, ठीक ना। भावनाओं का अमूर्त रूप क्या हुआ? का अमूर्त रूप, यह क्या चीज हो गई? भाषा, ठीक ना। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो भाषा और लिपि, और यह ग्रामर की शुरुआत है, यहीं से शुरुआत होंगे। हम बताते हैं कि जो लिपि के तहत ही वर्ण या अक्षर की पढ़ाई शुरू होती है, और यहाँ से हम अगले क्लास की शुरुआत करेंगे। और यहाँ जो भाषा है, हमने भाषा की एक सामान्य जानकारी दिया है। भाषा की जो परिभाषा है वह और भी अलग अलग ढंग के हो सकते हैं, इसे मैं भी मानता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ सीखना है इसलिए हमने एक साधारण परिभाषा देते हुए, इसके बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ गया हूँ। और फिर कभी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।